तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन दक्षता यानी कि FCC में संकुलन दक्षता निकालने वाले हैं। तो हल तो आपके सामने हैंड रिटन नोट्स में दिख रहा है, लेकिन इसको हम खुद से करेंगे, अच्छे से करेंगे, चित्र बना के देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, तो आप नोट्स भी अपने पास रख सकते हैं। और हाँ, यदि आप PDF में नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको PDF में नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे FCC में संकुलन दक्षता। तो इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसमें क्या होता है कि 8 कोनों पर जालक बिंदु तो होते हैं, साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी होते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 8 कोनों पर हैं, लेकिन प्रत्येक फलक के सेंटर में भी हैं। ये देखो, ये फलक है, इसके सेंटर में ये फलक है, तो इसके सेंटर में, तो हर फलक के सेंटर में भी होते हैं। और इसको मैं एक ब्लॉक के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये पूरी एक फलक कहलाती है, ये भी क्या है, एक फलक है। तो ऐसी प्रत्येक घन में 6 फलकें होती हैं। ये भी एक फलक है, ये भी एक फलक है। तो ऐसी कितनी फलकें होती हैं बताओ? 6 फलकें होती हैं। तो प्रत्येक फलक के केंद्र में होता है। जैसे ये फलक है तो इसका सेंटर कहाँ होगा? बीचों बीच यहाँ पे। तो इस यहाँ पे एक जालक बिंदु होता है, कोनों पर भी होते हैं और यहाँ पे भी एक जालक बिंदु होता है। तो चलिए हम सबसे पहले यूनिट सेल बना लेते हैं, और यूनिट सेल बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो चलिए मैं बना लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने एक इकाई सेल बनाया। अब देखो, इसमें जालक बिंदु प्रत्येक कोनों पर तो होते ही हैं, तो हमें यहाँ पे कोनों पर बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कहाँ पे बनाएंगे? जहाँ हमें ज़रूरत होगी। तो देखो, ये एक फलक है, ये पूरी आपको क्या दिख रही है? फलक, साइड वाली फलक। जैसे कि ये रखा हुआ है तो ये साइड वाली फलक है। वैसे ही यहाँ पे भी फलक है, मैं आपको पेंसिल से बताता हूँ। ये देखो, ये एक फलक मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फलक है। तो फलक का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे। तो इसके सेंटर में हम एक जो है, एक कोई भी एक फलक कंसीडर करेंगे। तो मैं ये वाली कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक जालक बिंदु बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये देखो, ये जालक बिंदु हमने फलक के केंद्र में बनाया। अब इस कोने पर और इस कोने पर एक और जालक बिंदु बनाएंगे इससे टच करता हुआ। तो एक ये बना लिया, ठीक है, इससे टच ही है। और एक यहाँ पे इससे टच करता हुआ एक और बना लेंगे। ये ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये 3 आपको यहाँ पे बना लेना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका सेंटर, पहले वाले जालक बिंदु का सेंटर ये है, दूसरे वाले जालक बिंदु का ये सेंटर है, और तीसरे वाले जालक बिंदु का ये सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक एक आर हो जाएगा, केंद्र से परिधि तक एक आर, फिर परिधि से केंद्र तक एक और आर, फिर केंद्र से परिधि तक एक और आर, और फिर परिधि से केंद्र तक एक और आर। यहीं तक है ना ये यूनिट सेल, इसके आगे तो है नहीं ये वाला यूनिट सेल। तो 1 आर, 2 आर, 3 आर और 4 आर। यहाँ पे भी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसमें कितने आर मिल रहे हैं? 4 आर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए, अब हमने चित्र बनाया, इसमें अब हम नाम दे देते हैं। जैसे इस वाले कॉर्नर पर A नाम दे देते हैं, इस वाले कॉर्नर पर B नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा C, और ये वाला कॉर्नर हो जाएगा D। नाम हम कैसे भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दे देते हैं E, फिर ये F, फिर ये वाला कॉर्नर जो है यहाँ पे G नाम दे देते हैं, और ये वाला कॉर्नर है यहाँ पे H नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू नोट्स में हमने ऐसे ही नाम दिए हुए हैं। तो ये नाम देने के बाद अब देखो, ये जो इकाई सेल है, इसकी प्रत्येक भुजा को हम एक A मान लेते हैं। यहाँ पे भी A, क्योंकि सब बराबर होंगे, क्योंकि ये घन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कि माना इकाई सेल की भुजा ए है, इस तरीके से। अब इसमें जो अवयवी कण हैं हर जगह उनकी त्रिज्या r है, तो लिखेंगे तथा प्रत्येक अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है, r है। बिल्कुल सिंपल होता है संकुलन दक्षता निकालना, बस ध्यान से देखते रहो। अब ये हमने r और a में हमें रिलेशन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम सिंपली समकोण त्रिभुज DCB, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे समकोण बन रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, अब देखो कर्ण का वर्ग मतलब DB का वर्ग, लंब आधार कोई भी मान सकते हैं, तो DC का वर्ग लंब मान लेते हैं, और ये आधार BC मान लेते हैं, BC का वर्ग। ये हमने पाइथागोरस लगा दिया। अब देखो DB का मान कितना है, 4r के बराबर, 1r 2r, सेंटर से परिधि तक, फिर तीसरा r, फिर चौथा r, तो DB कितना है 4r, इस पर वर्ग लगा देते हैं। DC जो है वो पूरा A है, क्योंकि ये घन का एक किनारा है। DC और CB दोनों ही A हैं, क्योंकि ये घन के किनारे हैं, तो A² प्लस BC का भी A² हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो यहाँ पे हम 4 ना लिख के 16 लिख देते हैं सीधा। तो 16r वर्ग बराबर 1A² प्लस एक और A², तो टोटल हो जाएगा 2A²। अब हमें A का मान निकालना है, तो जो 2 है उसे नीचे ले जाते हैं, तो 16r² बटे 2 बराबर A²। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, तो 8r² बराबर A²। अब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो √8r² बराबर A। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 8 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 का वर्गमूल हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 को जो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 की तो यहाँ पे जोड़ी बन जाएगी, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, और r वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो r अकेला आएगा बराबर A। तो A का मान हमें मिला 2 अंडर रूट 2r। अब इससे हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, इकाई सेल का आयतन। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इकाई सेल का आयतन, क्योंकि हमें क्यों निकालना है, क्योंकि संकुलन जो दक्षता होती है इसके फॉर्मूले में हमें इकाई सेल के आयतन की ज़रूरत है। तो हमें उसकी भुजा मिल गई है, भुजा का घन कर देंगे, क्योंकि r का मान हमें मिल चुका है, a का मान r के रूप में। तो इकाई सेल का आयतन क्या होता है, a घन। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 2 अंडर रूट 2r, और इसका कर देंगे घन। तो 2 का घन कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और अंडर रूट 2 का घन कितना होगा, अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2, तो 2 का 2 का तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2 यानी कि 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 और r घन, तो 8 दूनी 16 अंडर रूट 2 r घन, ये आ जाएगा इकाई सेल का आयतन। तो हमें इकाई सेल का आयतन मिल चुका है, लेकिन अवयवी कण द्वारा घिरा स्थान हमें चाहिए। तो FCC में परमाणुओं अवयवी कणों का योगदान पहले हम निकालेंगे। तो FCC में अवयवी कणों का योगदान,
मतलब कितने रहते हैं। अगर हमें योगदान पता है तो हम घिरा स्थान निकाल सकते हैं। तो एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 8 कोनों पर सबसे पहले तो ये देखो, ये चित्र में देखो 8 कोनों पर तो होगा 1/8 गुणित 8। फिर प्रत्येक फलक में तो कितनी फलकें होती हैं, 6 फलक, तो प्लस कर लो, 6 फलकें होती हैं तो 6 फलकों में और होते हैं, यानी कि प्लस कर लिया। लेकिन 6 फलकों में क्या ये पूरा पूरा हिस्सा मिलता है? नहीं, आधा हिस्सा। फलक के अंदर, जैसे ये फलक है तो इसके अंदर यदि कोई गेंद फंसा दी जाए तो गेंद का आधा हिस्सा इस तरफ निकल आएगा, आधा हिस्सा इस तरफ। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक फलक को आधा हिस्सा मिलता है उस अवयवी कण का। तो अब इसको कैंसिल कर लो, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 2 × 6 यानी कि 3। तो 3 और 1 कितने? 4 परमाणु टोटल होंगे। तो अवयवी कणों का स्थान कितना होता है? योगदान 4। तो लिखेंगे एफसीसी में अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान तो अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान कितना होता है? 4/3। देखो एक का होता है, एक परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 πr3, क्योंकि परमाणु को गोल आकार में माना हुआ है तो 4/3 πr3। लेकिन 4 परमाणु है तो 4 गुणित, यानी कि 4 चौके 16/3 πr3। ये इतना स्थान टोटल घेरेंगे एफसीसी में जितने भी जालक बिंदु हैं जिन्हें हम अवयवी कण कह रहे हैं। तो अब हम संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं। तो अब हम संकुलन दक्षता का सूत्र लिखेंगे, अवयवी कणों द्वारा घिरा स्थान बटे का चिन्ह, फिर लिखेंगे इकाई सेल का आयतन गुणित 100। तो इस तरीके से हमने सूत्र लिखा। अब अवयवी कणों द्वारा कितना स्थान घिरा है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16/3 πr3। तो इसमें हम लिखेंगे 16/3 πr3 बटे इकाई सेल का आयतन कितना है तो वो मैंने आप पहले ही निकाल चुका हूँ। देखो 16√2 r3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 16√2 r3 गुणित कितना? 100। अब इसको थोड़ा पलट लेते हैं तो 16/3 πr3, ये बटे के बटे में है तो इसको पलट के, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1/16√2 r3 गुणित 100। 16 से 16 कैंसिल, r3 से r3 कैंसिल, फिर क्या बचेगा? π/2 √2 × 3, तो 3 पहले लिख देते हैं, √2 और गुणित कितना? 100। अब इसके बाद पाई का मान होता है 3.14/3 और √2 का मान आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रखेंगे √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 और गुणित कितना? 100। तो दशमलव के बाद एक ही अंक ले सकते हैं, 2 को गायब भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे होगा 314, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो 314, 2 0 आएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आएगा, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। और नीचे 14 × 42 और 1 अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो 314 बटे 4.2 को लिख सकते हैं 42/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 3140 हो जाएगा। ये ऊपर इसमें 0 जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा मतलब गुणा में 10 जाएगा, तो 314 गुणित 10 3140 होगा और बटे कितना होगा? 42। अब इसको जो है भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग देते हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं भाग के लिए 314 0 और भाग देना है 42 से। तो 42 31 छोटा है तो 3 अंक ले लेते हैं, 314 हो जाएंगे। तो 42 गुणित 6 करते हैं, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 6 24 25 कितना हो गया? 252। लेकिन ये तो 314 है तो 42 गुणित 7 करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आ जाएगी, 1 7 चौके 28 और 1 29, कितना हो गया? 294। 314 है तो अगर 42 गुणित 8 कर देंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल आ जाएगी, 1 8 चौके 32 और 32 और 1 33, 336 ज़्यादा हो जाएगा 314 से। तो इससे अच्छा तो 294 ही है, 7 बार जा रहा है, तो यहाँ पे 294 लिख लेते हैं।
तो 4 में से 4 गया 0, 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पे कटपिट यानी 20 बचेंगे और 0 यहाँ पे। तो अब 42 गुणित कितना करेंगे, अगर 42 गुणित 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126। तो 42 गुणित 4 करके देखते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। अब 42 गुणित 5 करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 5 के 20 और 1 ज़्यादा हो गया 200 से, तो 4 बार ही कर देते हैं, 168। तो लगभग 74% जो है यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, 74% FCC में संकुलन दक्षता होगी। तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कि SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल में हमने कितनी निकाली है, तो ये याद रखनी है 52.4%। फिर BCC में कितनी निकाली है, 68%। और फिर FCC में कितनी निकाली है, तो 74%। ये मेन पॉइंट है, ये याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही पूछी जाएगी कि SCC यानी कि सरल घनीय सेल में संकुलन दक्षता कितनी होती है, तो आप जवाब दोगे 52.4। बॉडी सेंटर्ड में कितनी होती है, 68%। और FCC यानी फलक केंद्रित में कितनी होती है, 74%। आइए मैं नोट्स में दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों SCC, BCC और FCC में संकुलन दक्षता समझ में आ गई होगी। और PDF नोट्स यदि चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद अब हम लोग नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे शॉर्ट की दोष, इसके बाद पढ़ेंगे फ्रैंकेल दोष। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप भी जुड़ते जाइए, पढ़ते जाइए। और भी वीडियोस देखने के लिए आपको जो प्लेलिस्ट शो हो रही है अभी, उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिए तो आप क्लास 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। और आप चाहें तो शुरू से अपना अध्ययन जारी कर सकते हैं और नोट्स बनाते हुए बिंदास तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइक कर देना, ठीक है, थैंक यू।